चलिए पहले हम आपको मस्त अदरक वाला चाय पिलाते हैं। दूध का पैकेट लेकर आए राय साहब ने कहा, लाइए हम बनाते हैं। संतोष ने अनौपचारिक वश बोल दिया। अरे नहीं महाराज, आप आइए, जल्दी फ्रेश हो लीजिए, बाथरूम में देखते हैं हम पानी आ रहा है कि नहीं। कहते हुए राय साहब ने बाथरूम में नल चलाया। पानी आ रहा था। संतोष बाथरूम जाने के नाम से ही सिहर गया था। मन ही मन सोच रहा था, भला इस बाथरूम में कोई फ्रेश कैसे होकर निकल सकता है। बस हम ब्रश कर लेते हैं, कहकर संतोष बेसिन पर ही मुंह धो वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। तब तक चाय बन गई थी। आइए चाय लीजिए, बिस्कुट दूं क्या? राय साहब ने प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछा। नहीं, बस चाय ही रखिए दीजिए, संतोष ने समझते हुए कहा। अरे बताइए, कैसी रही यात्रा, कैसा लगा रहा है दिल्ली? राय साहब ने इत्मीनान से बेड पर बैठते हुए पूछा। बढ़िया रहा, ट्रेन भी बस 2 ही घंटा लेट था। यहाँ आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ साला, यहाँ एक बुढ़ा लोग बड़ी हरामी टाइप हैं राय साहब, संतोष ने चाय सिड़कते हुए कहा। राय साहब ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ था ऐसा? संतोष ने चाय टेबल पर रखते हुए मेट्रो पर मिली बुजुर्ग वाली घटना बताई। राय साहब ने गंभीर मुस्कान चेहरे पर लिए बड़ी तरीकी से सारी बात सुनाई और बोले, देखिए संतोष जी, पहली बात तो ये है कि हरामी होना उम्र अपेक्षित है। आदमी किसी उम्र में बुरा हो सकता है, कोई छोटा वयस्क से ज़्यादा बुरा हो सकता है, तो कोई बूढ़ा उस बच्चे से ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये तो एक परिस्थितिजनक अवस्था है और इस बात पर निर्भर है कि किसे कैसे परिवेश में शिक्षा दीक्षा मिली है, वो कैसे समाज में रहा। इसीलिए यह कह देना कि यह सारे बूढ़े खराब हैं, मैं नहीं मानूंगा। हमने गांव में भी कई बूढ़े खराब देखे हैं और यहाँ दिल्ली में कई अच्छे विनम्र बुजुर्ग भी देखे हैं। खुद हमारे नीचे वाले अंकल एक बेहद अच्छे इंसान हैं। सो आप बस एक आदमी के व्यवहार के आधार पर पूरे वर्ग का समुदाय प्रति कोई धारणा नहीं बना सकते। यही गलती दुनिया के कई इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने की है। वही गलती आप दोहरा रहे हैं, जो किसी सिविल सेवक की तैयारी करने वाले छात्र से तो कतई नहीं होनी चाहिए। यह राय साहब ने चाय सुड़की। संतोष तो बस आँख खोल के एकटक राय साहब को देखे और निर्भर सुने जा रहा था। उसने सोचा कि नहीं था कि किसी छोटी सी बात इतिहास की गलती दोहराने वाली साबित हो सकती है। वह उस गंध मारते हुए कमरे में राय साहब के चंदन से गमकते दार्शनिक विचारों से महक उठा। उसने मन ही मन राय साहब की बौद्धिकता का लोहा मानते हुए सोचा, वाह रे लड़का, ये क्या होता है, समझ नहीं, क्वालिटी है जो मेंस लिखे, मजाक थोड़ी है। ऐसी छोटी सी बात के पीछे बड़ा अर्थ पकड़ना, वाह वाह मनीरी महा। इस बात के लिए राय साहब का आधार प्रकट कर रहा था कि उन्होंने संतोष को अभी अभी सिविल सेवा प्रतियोगी की जिम्मेदारी और ओहदे का भान कराया था, जो संतोष ने रात भर की यात्रा में हासिल किया था। कल तक संतोष केवल एक छात्र था, आज वह सिविल सेवक प्रतियोगी हो गया था। उसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है, समाज और अपने युग के प्रति इसके विशेष दायित्व होते हैं। संतोष का चाय रखी रखी ठंडी हो चुकी थी, पर मिजाज में एकदम गर्माहट आ गई थी। आप ठीक कह रहे हैं राय साहब, असल में हम कभी इस प्रकार नहीं सोच पा रहे थे जिस तरह आप सोच लेते हैं, संतोष ने चिंतित भाव से कहा। हाँ हो जाएगा, अभी तो आए ही हैं आप। हम लोग भी नया में कहाँ ऐसा सोच पाते थे। 100 तरह का किताब पढ़े, कई चीज़ को देखे छुए समझे, तब जाके उनके सोच विकसित हुआ, राय साहब ने गुरुत्व भाव से कहा। इसी तरह संतोष की जेब में रखा मोबाइल बजा। पटना से बाजे बालम, जियारा से होटल आली। हाँ हेलो, प्रणाम पापा, संतोष ने कहा। हाँ खुश रहो। अरे पहुँच गए, फ़ोन भी नहीं किए, टेंशन हो रहा था यहाँ। उधर से विनायक बाबू बोले। हाँ पापा, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, पहुंच गए हैं। फिर संतोष ने राय साहब को एक बार गौर से देखा, मुस्कुराया और एक बार फिर अपने पापा से बोला, एकदम सही जगह पहुंच गए हैं। संतोष तो अभी राय साहब की बौद्धिकता के ताप से पाकर परिपक्व होने की राय साहब की प्रक्रिया में था। राय साहब ने इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संतोष को टोका। ये अपने रिंगटोन किसने लगाया है संतोष भाई? अरे आप तो जानते ही होंगे, भरत शर्मा व्यास का माटी से जुड़े बड़ा हिट लोकप्रिय गीत था ये, संतोष ने गर्व से कहा। पर अगले ही पल सारा गर्व कपूर की तरह उड़ गया। आप कैसे गीत सुनते हैं, कैसे गाने को रिंगटोन रखते हैं, मोबाइल का वॉलपेपर कैसा है, इन चीज़ों से भी आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। सो इन चीज़ों से चयन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये तो गाना आपने लगाया है रिंगटोन में, ये बजेगा तो कोई क्या सोचेगा, एकदम से लम्पट छिछोड़ा वाला फीलिंग आ रहा है। बताइए, छोड़िए ये भोजपुरी ओजपुरी का होमाया स्टैंडर्ड बढ़ाइए। आप एक बार हमारे पर मारिए मिस कॉल, राय साहब ने एक सांस में कहा।
हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। संतोष की कॉल लगाते ही यह गाना बजा। राय साहब ने मोबाइल पर, राय साहब ने बेड पर से तकिया ले पैर में नीचे डाला और एकदम संत के सामान बैठ वाचन शुरू किया। देखिए मेरे रिंगटोन माना फिल्मी है, शाहरुख पर फिल्माया गया है, लेकिन गीत में एक मैसेज छुपा है। ये कल हो ना हो जीवन की नश्वरता को दर्शाने वाला गीत है। ये बुद्ध के संक्षण भंगुरता पर आधारित गीत है। ये सिद्धनाथ परंपराओं का गीत है। ये भारत शंट दर्शनों के कोक से निकला हुआ एक संक्षिप्त गीत है। बहुत ही कालीन चिंतकों के चिंतक से उपजा हुआ गीत है, जो हमें आज के लिए जीने का प्रेरित करता है। देसी भाषा में अगर समझोगे तो ये कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पर कहावत पर आधारित गीत है। गीत में हर घड़ी बदलने हुए जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा गीत जहाँ बज जाता है, लोगों को एक शिक्षा देता है। आप भी अब सिविल सेवक एस्पिरेंट हो चुके हैं, ऐसा ही कोई गीत बना लीजिए रिंगटोन। अब आप ही कोनो सेट कर दीजिए। संतोष ने एकदम समर्पण भाव से कहा। अच्छा, हम देखते हैं कोई मीनिंगफुल गाना जो सिविल एस्पिरेंट पे फिट करेगा। आपको कल तक देंगे खोज के, राय साहब ने उसे भरोसा देते हुए कहा। संतोष ने तत्काल फ़ोन वाइब्रेटर मोड में डाल दिया। संतोष का मन राय साहब की बौद्धिकता को सलाम करना चाह रहा था। उसने सोचा कि सुबह सही ही कहा था मैंने कि अब आपकी शरण में आ गया हूँ। यह सोच रहा था कि ऐसे आदमी की संगत में रह IAS IPS बनना बहुत दूर, पता नहीं राय साहब अब तक क्यों नहीं बन पाए। अचानक यह सवाल उसके मन में आया, पर राय साहब के सम्मान में तुरंत निकल भी गया। काफ़ी देर बातचीत का सिलसिला चलता रहा। राय साहब ने अपनी करामती बात विचार से संतोष को लगातार चकित किए जा रहे थे। अब संतोष को थोड़ी भूख महसूस हुई। राय साहब की तरफ से भूख पर कोई परिचर्चा ना छेड़ने पर संतोष ने ही पहल करना उचित समझा। चलिए थोड़ा बाहर चले, कुछ खा पी कर आए राय साहब। संतोष ने पेट में हाथ रखते हुए कहा। भूख लगा है का? यहाँ रहिएगा तो हम लोगों की तरह इस पर विजय पा लीजिएगा। पढ़ाई और इसकी परिचर्चा में भूख का पता नहीं चलता यहाँ लोगों को। राय साहब ने एक छिड़छड़ी टाइप हंसी में दांत निकालते हुए कहा। संतोष को लगा यार यहाँ भूख तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राय साहब ने संतोष की मनोदशा भांपते हुए अपनी बात का वजन बढ़ाते हुए कहा। संतोष जी, आदमी जैसा ही पेट का गुलाम होता है, आपके मस्तिष्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं। भूख का अंधा हुआ कुछ नहीं देखता। और जान लीजिए, सिविल के छात्र के लिए मस्तिष्क का खुला होना एवं विचारों का आना भोजन से कई गुना ज़्यादा जरूरी है। सोचिए इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो दिन में एक रोटी के लिए तरस रहे होंगे, भूख से मर रहे होंगे। क्या हमारे जैसे लोग अपने लिए भूख पर बात कर उसके प्रति संवेदनशील नहीं दिख रहे? क्या ये अपराध नहीं? क्या हम खुद से नज़र मिला पाएंगे? अगर एक सिविल सर्विसेज का प्रतियोगी होकर भी हम उसके लिए कुछ ना कर पाएँ तो क्या इस पर हमें सोचना नहीं चाहिए? बताइए ज़रा। संतोष चुप रहा। अरे बताइए तो। आपकी आंखों में आंसू को खुद को संभालते हुए संतोष जी, हमारे आपके जैसे लोगों को ही IAS बन के दुनिया बदलनी है। हम खाने कमाने के लिए IAS बनने थोड़ी आए हैं। UPSC ने बाकायदा अपने सिलेबस में भूख के मुद्दे को शामिल किया है। हमें वो भूख मिटाना है। राय साहब की इन बातों ने संतोष को वैसे झंझोर दिया जैसे 12 बरस का कोई लड़का पेड़ पर चढ़कर जामुन के भारी कोई डाली झोर देता है। संतोष की आंखें नम हो चुकी थी। उसकी आंखों के आगे भूख की बिलखती बच्चे नाचने लगे। हे भगवान, ये मैंने क्या सोच लिया? एक सिविल अभ्यर्थी होके भी खुद की भूख के जैसी सतही और तुच्छ बात कैसे कर दी? उसने मन ही मन सोच लिया था कि पश्चाताप के तौर पर अब वह कम से कम 2 दिन खाना नहीं खाएगा। जी बस यूं ही आंखें भर आई। राय साहब ने, कितना नीच हूँ मैंने अपने खाने के बारे में सोचा और दुनिया की भूख भूल गया। क्या बनूंगा मैं IAS? संतोष ने आंख में चिल्लाते हुए कहा। आप इतना भी दुख और को शर्मिंदा ना करिए। अरे अभी तो आप आए हैं आज ही, आपको क्या पता IAS के छात्रों को किस एंगल से सोचना चाहिए। हम लोग भी शुरू में ऐसे ही सोचते थे, पर धीरे धीरे खुद को बदलने अपना भी हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए। आइए, टिफ़िन तो रखा ही है, 2 रोटी खाते हैं उसी में से, कहकर राय साहब ने टिफ़िन उठाते बेड से उठा। संतोष ने अब की चुप रहना ही उचित समझा। उसे लगा था कि अब फिर कुछ गड़बड़ ना बोल दे और फिर एक बड़ी ऐतिहासिक भूल दोहराने की गलती झेलनी पड़ी। राय साहब अखबार बिछा उस पर टिफ़िन खोल छितरा चुके थे। संतोष ने एक हाथ नाक पर रख चुपचाप खाना शुरू कर दिया था।
राय साहब ने इस तरह अपना ज्ञान को बांटा ही साथ ही संतोष को वैश्विक भूत की भयानक तस्वीर दिखा दी। अपने कम से कम 50 रुपये भी बचा लिए थे जो मेजबान और सीनियर होने के कारण संतोष को खिलाने पिलाने में लग सकते थे। खाना खाने के बाद राय साहब बेड पर जा बैठे और तकिया के नीचे द हिंदू निकाल कर बोले, थोड़ा अखबार पढ़ लेते हैं हम आज भी, थोड़ी देर कुछ पत्रिकाएं देख लीजिए संतोष जी, थोड़ा करंट में कुछ देख लीजिए, शाम को बतरा में हम लोगों को सर्कल में चलिएगा, वहीं बातचीत में कंफर्टेबल रहिएगा। इस तरह से राय साहब ने संतोष को अपनी मंडली में महत्व के बारे में बता दिया था। द हिंदू हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ज्ञान और जानकारी से ज़्यादा प्रतिष्ठित अखबार था। वह लड़का ही क्या जिसके कमरे में सुबह सुबह द हिंदू ना मिले। यह अलग बात है कि उस अखबार की रबड़ खुले ना खुले, यद्यपि ज़्यादातर लड़के इस अखबार का बस टाइटल द हिंदू पढ़कर रख देते थे। कुछ ऐसे भी मेहनती लड़के थे जो डिक्शनरी निकाल कर 4 घंटे तक हिंदू पढ़ते थे और बड़ा आत्मविश्वास टाइप फील करते थे। राय साहब ऐसे मेहनतकश द हिंदू रीडरों में से थे, पर आज राय साहब केवल तस्वीर देखकर ही अखबार का अंदाज़ा लगा रहे थे, क्योंकि संतोष के सामने डिक्शनरी निकाल कर वह अभी तक अपना टाइट भौकाल ढीला नहीं करना चाहते थे। बिना कुछ समझे आखिर आदमी कितनी देर तक अखबार के पन्ने उलटता। राय साहब ने जल्दी से पेपर रखकर कहा, चलिए बतरा निकलते हैं, आपका रूम भी ढूंढना होगा ना। संतोष भी हाथ में लिए क्रॉनिकल पत्रिका को देख टेबल पर रखते हुए बोला, हाँ चलिए, रूमवा तो खोजना होगा। राय साहब तुरंत मुंह पर पानी मारे फ्रेश हुए, बोल में भृंगराज तेल लगाया, शर्ट पैंट पहनी और संतोष के साथ बतरा की ओर निकल पड़े। संतोष मन ही मन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हुए क्रॉनिकल के कुछ नोट्स को दोहराता जा रहा था। वहाँ पहली बार एक ऐसी मंडली से मिलने जा रहा था जहाँ बिना ज्ञान के मुंह केवल चाय पीने के लिए खोला जाता था। संतोष पहले दिन अपनी अनुपस्थिति केवल चाय पीना तक नहीं रखना चाहता था। वह मन ही मन इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि आज अपनी गर्म उपस्थिति दर्ज करा दे। उसने 9वीं कक्षा ग्रामर की किताब में एक अंग्रेजी लोकोक्ति पढ़ी थी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो आज उसने उसी इम्प्रेशन की बात की। रास्ते में चलने के दौरान राय साहब नेहरू विहार से लेकर मुखर्जी नगर तक सड़क के दोनों किनारे पड़ने वाले हर गली मकान का डिज़ाइन और किराए के बारे में बताते जा रहे थे। संतोष भी अपने संभावित गुफाओं को गौर से देखता जा रहा था। दोनों अब बेजू शुक्ल की चाय की दुकान पर पहुंच चुके थे। शुक्ला जी लगभग 40 बरस के रहे होंगे। बनारस के रहने वाले शुक्ल जी का पूरा नाम बजरंग शुक्ला था। शुक्ला जी एक समय नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी सुपरवाइज़र के रूप में काम कर रहे थे। 5,500 महीने के पाकर से क्या होना था इस महंगाई में। बजरंग शुक्ला जी गणित के पक्के थे, हिसाब किताब में जानकार आदमी थे। किसी परिचित ने बताया कि मुखर्जी नगर जाकर एक भाग्य आजमाइए, जहां आपको बैंकिंग की तैयारी कराने वालों की अच्छी खासी आबादी रहने लगी थी। शुक्ला जी ने यहाँ एक मित्र की सहायता से बतरा सिनेमा के ठीक बगल में महाराष्ट्र बैंक के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय आर्यभट्ट रिटर्न्स नाम से एक कमरे की कोचिंग खोल दी। 0 से 10 तक विद्यार्थी जाते 3 महीने बीत गए थे। जमा पूंजी खत्म होने लगी थी। तब जाकर उन्हें यह बाजार का गणित समझ में आया और कोचिंग बंद कर उन्होंने चाय की दुकान खोल ली। आज महीने में 15,000 तो कहीं नहीं जाते, आगे चाहे जो हो। रोज़ाना की तरह शाम को शुक्ला जी की दुकान पर छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। 5-7 के समूह में अलग अलग गोला बनाकर लोग ज्ञान का बारूद उड़ा रहे थे। राय साहब भी संतोष को लिए वहाँ खड़े थे। राय साहब को देखते ही रुस्तम सिंह ने दोनों हाथ उठाए और ज़ोर से बोला, अरे कृपा बाबू आइए महाराज, कहाँ थे 2 दिन गायब, एकदम महफिल सोना था यार। अरे लोअर मेंस का थोड़ा तैयारी में फंसे हुए थे। राय साहब ने 2 दिन की अनुपस्थिति के प्रति खेद जताते हुए कहा, क्या कृपा बाबू आप जैसे विद्यार्थी लोअर फोवर के चक्कर में पड़ा है। अरे आप आईएएस पर फोकस होइए महाराज। रुस्तम ने राय साहब से कृपित भाव भरते हुए कहा, हाँ क्या कीजिएगा, चाहते तो हम भी नहीं हैं, पर घर परिवार के दबाव में मामूली परीक्षा भी देना पड़ता है। एक टीचर वाला भी फार्म डाले हैं, देखिए अब क्या होगा परीक्षा। राय साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे 2 कप हाफ चाय लाओ बे छोटू, ये आप
ही के साथ है ना? रुस्तम ने संतोष की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये संतोष जी हैं, हमारे मित्र हमारे ही साथ हैं। राय साहब बोले। इलाहाबाद की धरती से हैं का? रुस्तम ने तुरंत पूछा। नहीं, ये बिहार से हैं, भागलपुर से हैं, राय साहब ने बताया। तब तक बजरंग शुक्ला के यहाँ काम करने वाला छोटू चाय लेकर आ गया था। अरे ज़रा माचिस ले आइए। आओ बेटा, रुस्तम ऊपर की जेब से सिगरेट निकालते हुए बोला। तब तक राय साहब ने पहली चुस्की लेते हुए कहा। चाय एकदम पंचछोर लग रहा है। शुक्ला जी का क्वालिटी गिर रहा है। अब इलाहाबाद वाला चाय यहाँ नहीं मिला रुस्तम भाई। लीजिए। अरे इलाहाबाद वाला बात यहाँ कहाँ पाएंगे राय साहब? चलो चौराहे पर ललित की दुकान से पीजिए, मज़ा आ जाता है। अपना ही चेला है, रुस्तम ने धुआं उड़ाते हुए कहा। मुखर्जी नगर में इलाहाबाद हमेशा चलता फिरता रहता था। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों में से सबसे अधिक सघन जनसंख्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए छात्रों की है। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ हर शाम जब भी ये छात्र चाय की दुकान पर, लिट्टी चोखा की दुकान पर, जलेबी की दुकान पर, चाट पकौड़ी और की दुकान पर होते, अपने इलाहाबाद को बहुत मिस करते थे। अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज़्यादा। आहा, छेदन का पान, ओहो, मंटू की जलेबी, आहा, नेतराम की कचौड़ी, आहाय रे, पलटन दास का पकौड़ा, साला लल्लल की चाय, ओह, पिया मिलन चौराहा। ऐसे शब्द हर शाम मुखर्जी नगर में अबीर की तरह उड़ते थे। अपने छोटे शहर विश्वविद्यालय के प्रति ऐसा मोह शायद ही अन्य जगहों के छात्रों में था। रुस्तम भाई, एक हेल्प करिए ना, संतोष जी को कमरा चाहिए था। जुगाड़ हो तो बताइए, राय साहब ने कहा। अच्छा कमरा? ओह, देखते हैं, कुछ लौंडे को लगाते हैं काम पे, रुस्तम ने फ़ोन निकालते हुए कहा। राय साहब ने संतोष की तरफ हंसते हुए बधाई दी नज़र से देखा और मन कमरे का मिलन तय है अब। हेलो लल्लू। हाँ बेटा, कोई कमरा खाली है क्या तुम्हारे गांधी विहार में? एकदम विभक भाव से अंदाज में पूछा रुस्तम ने। उधर से कुछ अपशिष्ट की आवाज़ आई। ठीक है, सारे लड़कों को बता दो, रुस्तम भैया कमरा देखने को बोले हैं। एक अपना ही चेला बिहार का उसके लिए चाहिए। रुस्तम सिंह ने एकदम अभिभाव वाले लिहाज से कहते हुए फ़ोन काटा। देखिए, लड़कों को तो एक्टिव कर दिया, मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे कॉल कर देना आप। अभी मैं एक पार्टी में निकल रहा हूँ, कल फिर दर्शन होगा, कहकर रुस्तम अपनी बाइक स्टार्ट कर निकल गया। संतोष इधर अपनी सोच रहा, कैसे खड़े खड़े बिना रुस्तम गुरुत्व स्वीकार कर चेला हो गया था। उसने सोचा कि राय साहब से पूछे, पर फिर चल रही थी। चलो अच्छा, आज पढ़ाई। अपनी नियति मानकर चुप रहा। उसके मन में यह बात भी चल रही थी कि अच्छा हुआ आज पढ़ाई लिखाई पर कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं तो गलत बोलकर फंस जाता, भी चेला ही कहलाता। अच्छा हुआ बिना फजीहत के चेला बन गया। रुस्तम के अंदाज ने संतोष को प्रभावित किया। वह रुस्तम के बारे में बहुत अच्छा जानना चाहता था। रुस्तम सिंह इलाहाबाद के रहने वाले थे। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद दिल्ली आईएएस की तैयारी करने आए थे। निताई रुस्तम सिंह के स्वभाव में थी। लंबी लंबी हाँकना, दो चार पतले दुबले मरहम को सेवकों के साथ घूमने, उसके व्यक्तित्व में 5-6 चांद लगता था। रुस्तम सिंह का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था। ऐसा उसके कर्ज लेकर फुटानी करने की बीमारी के कारण भी था। उसके कुछ मित्र अच्छी जगहों पर स्थापित थे। उसके घर घरेलू आफत या खुशी में शामिल होकर उन्हें काम चलाऊ समाज सेवी का भी ऐसा अच्छी पद प्रदान कर लिया था। रुस्तम सिंह कुल मिलाकर इलाहाबादी माठधीशी परंपरा के दिल्ली प्रभावी के रूप में कार्य करता थे। ये चेला पालन की फिरोज शाह तुगलक की साढ़ू भाई थे। चेला बनाना और चेले से खाना बनवाना कोई इनसे सीखे। ये या तो आदमी को अपना चेला बनाते थे या जिससे इनकी फटती थी उसको गुरु बना लेते थे, पर इन अपने समकक्ष किसी को नहीं रखते थे। कई और छात्रों की तरह ये दिल्ली आईएएस बनकर आसमान छूने आए थे, पर अब बस इन्हीं संतुष्ट रहा करते थे कि जूनियर इनके पाँव छूते हैं। राय साहब और संतोष दोनों वापस कमरे में आ गए। रुस्तम ने रूम दिलवाने को कह दिया था। सुबह उठते ही राय साहब ने सबसे पहले रुस्तम सिंह को फ़ोन मिला। फ़ोन ऑफ जा रहा था। 2-3 घंटे बाद यही हाल था। दोपहर तक फ़ोन ऑफ ही था। ये रुस्तम भाई का फ़ोन ऑफ जा रहा है, काफ़ी देर हो चली है। चलिए हम लोग अब चलते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास, वहीं दिलवा देते हैं, जल्दी रूम मिलेगा।
तो पढ़ाई भी शुरू करना है। राय साहब ने बतरा जाने के लिए तैयार होने असल में राय साहब भी जल्दी से जल्दी अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे थे। कई महीनों के बाद रूम पार्टनर घर चला गया था। वह इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर वह निजता का आनंद लेना चाहते थे। पार्टनर के घर जाने वाले दिन ही वह मित्र का लैपटॉप और कुछ नीली पीली सीडी ले आए थे। पर संतोष ने डेरा डाल लिया था, सारा मामला ख़राब कर दिया था। जल्दी रूम नहीं मिलता तो संतोष यहीं टिका रहता। आखिर दिल्ली में वही एकमात्र परिचित थे उसके। बेचैनी में हर पल सभी फिल्में राय साहब मन ही मन चला रहे थे, वो भी हीरो हीरोइन का बिना नाम जाने। इस साला प्रॉपर्टी है, सबको तो पूछिए मत। कुकर्मियों को पता नहीं किस बात का पैसा चाहिए। खाली रूम का पता बता देता है और किराए का 50% डालकर जाता है। राय साहब ने बतरा पहुंचते ही शिकायते हुए कहा, चलिए जो होगा देख लिया जाएगा। राय साहब कितना दिन घुमाइएगा, हम लोग पढ़ना भी तो है। अच्छा चलिए, आप एक दोस्त हैं मनोहर, यहीं अग्रवाल मिष्ठान के पीछे वाली गली में रहता है, उसे ले लेते हैं, ज़रा ठीक रहेगा रूम खोजने वोजने में। राय साहब ने कहा, हाँ चलिए। संतोष बोला। दोनों मुखर्जी नगर के मकान 570 की सीढ़ियाँ चढ़ दूसरे फ्लोर पर पहुंचे। दरवाज़ा हल्का सटा हुआ था। जैसे दरवाज़ा खुला, अंदर मनोहर तौलिया पहने, छाती पर कुछ चिपकाए सा सफ़ेद पदार्थ लगाए जैसे साधुओं की तरह बाल नोच रहा था। मुंह पर फेस पैक लगा हुआ था और बालों में काली मेहंदी। अरे क्या कर रहे हो मनोहर भाई? राय साहब ने घुमाते ही कहा। मनोहर पहले तो अकबका गया, फिर तुरंत खुद को सहज करते हुए बोले, अरे कुछ नहीं, वो बस चेस्ट का बाल हटा रहे थे। हमको बाल से जड़ा में पसीना आ जाता है, ऊपर बटन भी खोलिए का तो थोड़ा और लगता है। एकदम महाराज, बाल तो ऐसा नोच रहे हैं जैसे भुट्टा से बाली नोच छुड़ाते हैं। राय साहब ने हंसते हुए कहा। मनोहर ने बिखरे पड़े बाल को पेपर में समेटा और मन ही मन राय साहब को गाली देने लगा। साला, बिना बताए जब मन तब मुँह उठाए चला आता है, खड़ूस कहीं का, जर लाहक। इसीलिए तो उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया, फैशन का मैया बहीन करके रख दिया है ई लोग। संतोष के लिए दृश्य एकदम नया था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। छाती का बाल नोचना दर्द भी तो करता होगा, वह सोच भी नहीं सकता था। जिस छाती के बाल को उसके गांव में हिम्मत और साहस का प्रतीक माना जाता था, उसे मनोहर तार तार करके यहाँ नोच रहा था। अब राय साहब ने संतोष का परिचय कराया। संतोष ने अभी तक मनोहर का वास्तविक फेस नहीं देखा था, फेस पैक वाले मुंह से ही बात हो रही थी। अच्छा, रूम का लफड़ा है, चलिए चलते हैं। हाँ, संतोष के लिए रूमवा खोजना है, राय साहब ने कहा। चलिए चलते हैं, जल्दी से मुंह हाथ धो लेते हैं, मनोहर ने बाथरूम जाते ही कहा। संतोष ने मनोहर के रूम को ध्यान से देखा। सारा कमरा बॉलीवुड देवियों के सुंदर मनोहारी चित्रों से सजा हुआ था। उसके ठीक सामने वाली दीवार पर APJ अब्दुल कलाम और विवेकानंद की तस्वीर थी। दोनों महापुरुष तस्वीरों में भी लजाए मालूम पड़ रहे थे। 2 रैंक पर सौंदर्य प्रसाधन और एक पर कुछ किताबें रखी थी। खूंटी पर डिज़ाइनर जीन्स और शर्ट टंगी हुई थी। मनोहर तब तक चमक के बाहर आ चुका था। ज़रा पैरवा हटाइए राय साहब, कहते हुए मनोहर ने बेड के नीचे से सूटकेस निकालते हुए उसमें से नीली शर्ट और पेपे की जीन्स निकाली। पूरे बदन का वाइल्ड स्टोन डिओड्रेंट से अभिषेक किया। थोथने पर लोटस की क्रीम लगाई, शर्ट पर प्रेस मारा और तैयार हो गए। अब वह मिस्टर मोतिहारी लग रहा था। संतोष ने झट से पहले मनोहर का नंबर मांगा और सेव कर लिया। राय साहब ने उसे ज्ञान तो दे सकते थे, पर दिल्ली जैसे शहर में संतोष बहा-रूपी छवि और काया की सिटी लुक देने के लिए एक मनोहर जैसे ही फैशन सुधी मित्र की ज़रूरत थी। मनोहर के कमरे में संतोष को अच्छा महसूस हो रहा था। राय साहब के कमरे की सड़ंद से संतोष के जो नथुने फटे थे, उन्हें वह यहाँ गमगमाते वातावरण में रफू कर रहा था।